प्रिय विद्यार्थियों, राजपूत युग के इस दूसरी क्लास में आप सभी का मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने यह जाना कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विचारकों के कौन कौन से मत हैं। साथ ही यह भी जाना कि भारत में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। आइए अब उन प्रमुख राजवंशों में से इस इकाई में दिए हुए राजवंशों को थोड़ा विस्तार से जान लें। उसके पश्चात राजपूतों की प्रशासनिक व सामाजिक विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम भारत के प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं तो राजतरंगिणी, कुमारपाल चरित व वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथों में परंपरागत रूप से 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। आइए अब इतिहास प्रसिद्ध प्रतिहार वंश, चाहमान यानी चौहान वंश, परमार वंश, गहड़वाल वंश, चालुक्य वंश और कश्मीर के राजवंशों के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जान लें। सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले राजपूत वंशों की। इस क्रम में प्रतिहारों की गुर्जरी शाखा इतिहास प्रसिद्ध हुई। इस वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम हुआ, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। मिहिर भोज ने आदिवराह व प्रभास जैसी उपाधियां ग्रहण की। मिहिर भोज का पुत्र महिपाल एक पराक्रमी शासक था, जिसके दरबार में कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर रहते थे। इसके समय में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अलगुजर तथा राजा को बौरा कहकर पुकारा है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। मालवा शासक परमार भी अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में राजा भोज ने धारा को नई राजधानी बना दिया। इस वंश का संस्थापक था सीयक, जिसे श्री हर्ष भी कहते हैं। भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ध्यान रखिएगा कि यह भोज प्रतिहार नरेश मिहिर भोज से भिन्न है। राजा भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात थे। कहा जाता है कि उन्होंने विविध विषयों पर 20 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार अत्यंत उल्लेखनीय है। राजा भोज ने भोजशाला के रूप में विख्यात एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी और उसमें वाग्देवी यानी मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की थी। इन्होंने भोजपुर नामक नगर बसाया और भोजसर नामक तालाब की खुदाई भी करवाई। यह भोजसर जल संरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण है। राजा भोज की मृत्यु पर लोग बहुत दुखी हुए और कहने लगे थे कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। प्रिय विद्यार्थियों, जयचंद, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। गहड़वाल वंशीय यह शासक अपने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान अदम्य शौर्य और प्रेम का प्रतीक। चौहान वंश की कई शाखाओं में से अजमेर के निकट वासुदेव द्वारा स्थापित चौहान वंश का इतिहास में प्रमुख स्थान है। इस वंश के प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत माने जाते हैं। वागपति राज को इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इस वंश के अन्य शासक पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने अजमेर नामक नगर की स्थापना की थी। अजय राज को महान निर्माता और कुशल शासक माना जाता है। 1191 ईस्वी जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ पृथ्वीराज चौहान, जो कि इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय कहलाते हैं, ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। बुरी तरह पराजित होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से क्षमा याचना करनी शुरू कर दी, जिस पर पृथ्वीराज ने उसे इस वादे पर जीवित छोड़ दिया कि दोबारा वह कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। किंतु मोहम्मद गौरी तो कुछ और ही चाहता था। अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन का द्वितीय युद्ध छेड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए
और मोहम्मद गौरी ने उन्हें निर्दयतापूर्वक मृत्यु के घाट उतार दिया और इसी के साथ भारत के इतिहास को एक नया करवट लेना पड़ गया। फिलहाल हम जाने अग्निकुंड से उत्पन्न चौथे राजवंश चालुक्य वंश को। चालुक्यों की शाखा में गुजरात यानी अनिलवाड़ के चालुक्य इतिहास प्रसिद्ध हुए। चालुक्य या सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। इस वंश में भीम प्रथम एक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनके काल में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने बुरी तरह लूटा, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भीम प्रथम ने टूटे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह जीर्णोद्धार उसके पुत्र कुमारपाल ने करवाया था। इस वंश में एक अन्य प्रसिद्ध शासक राजा अजयपाल हुए। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए। राजा अजयपाल के बाद मूलराज द्वितीय राजा हुए, जिन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इस वंश के शासन में यह उल्लेखनीय है कि इनमें महिलाओं को भी प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। बंगाल क्षेत्र में एक राजवंश सेन वंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में बल्लाल सेन नामक शासक ने निशंक शंकर की उपाधि ग्रहण की। इस वंश में लक्ष्मण सेन अत्यंत प्रसिद्ध हुए। इनके दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। इसी प्रकार कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश व लोहार वंश की जानकारी मिलती है। दुर्लभ वर्धन नामक शासक को कारकोट वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी वंश में ललितादित्य मुक्तापीड नामक अत्यंत प्रसिद्ध शासक हुआ। 733 ईस्वी में इन्होंने चीनी शासक के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। मार्तंड नामक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। इस वंश के प्रसिद्ध शासक क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ था। सर्वप्रथम भारत का पहला इतिहास लिखने वाले कल्हण, जो कि लोहार वंशीय शासक हर्ष के ही आश्रय प्राप्त कवि थे, इन्होंने हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा है। यह रोम का शासक वही नीरो है जिसके लिए कहा जाता है रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास प्रसिद्ध पाल वंश व चंदेल वंश के साथ दक्षिण भारत के राजपूत वंश जैसे राष्ट्रकूट, चोल व पल्लव राजवंश के साथ इतिहास प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के वर्धन वंश के विषय में आपको चतुर्थ इकाई के अगले पाठ में पढ़ना होगा। आप उस पाठ में यह भी जानेंगे कि श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित कुश स्थल यानी कन्नौज पर अधिकार को लेकर पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट राजाओं में किस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि राजपूत काल में कई राजवंशों का जिक्र आता है, किंतु तत्कालीन प्रमुख राजपूत राजवंशों को आपने जान लिया। अब जानें राजपूत कालीन सामाजिक व प्रशासनिक विशेषताओं को। जहां तक इनके प्रशासनिक विशेषताओं की बात है, प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत देखने को मिलता है। प्रशासन का मूल स्रोत राजपद ही हुआ करता था। समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत राजा ही थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा के नाम से ही समस्त आदेश दिए जाते थे। राजा विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर धारण करते थे। कई राजा धर्मपरायण, प्रजावत्सल और जनहितैषी कार्य किया करते थे, किंतु कई राजा सत्ता और शक्ति की मदान्धता में निरंकुश होकर अमानवीय कृत्य भी किया करते थे। उनके लिए उनकी इच्छा ही सर्वोपरि थी, फिर चाहे वह सही हो या गलत। हालांकि उन्हें सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और राजपुरोहित या कुलगुरु हुआ करते थे, किंतु सामान्यतः राजा चाटुकारों को प्रश्रय दिया करते थे। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए कई अधिकारी नियुक्त होते थे, जैसे महामंत्री यानी राजा का प्रधानमंत्री, महापुरोहित यानी यज्ञ एवं दान विभाग का प्रमुख और राजा का प्रमुख सलाहकार, महाभौगिक
यानी राजस्व संबंधी मामलों का अधिकारी, महाधर्माध्यक्ष यानी धर्म व न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी, महासंधि विग्रहिक यानी वैदेशिक मामलों का प्रमुख इत्यादि। जहाँ तक बात करते हैं हम प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन की, तो राजपूत राजाओं ने अपने राज्य को प्रांतों में बांट दिया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। प्रांत जिलों में बटे हुए थे, जो कि विषय कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सामंत हुआ करता था, जबकि विषय के अधिकारी को विषयपति कहते थे। जिलों को अधिष्ठान यानी नगरों में और ग्रामों में बांट दिया गया था। ग्रामों में ग्राम सभाएं होती थीं। ग्राम पंचायतों को एक प्रकार से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने होते थे। राजस्व प्रशासन की बात करते हैं तो राज्य की प्रमुख साधन या राज्य की जिससे आय होती थी वो प्रमुख साधन था कृषि कर। भूमि की उपज के 1/4 से लेकर 1/6 हिस्सा तक कर के रूप में लिया जाता था। निसंतान व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर राजा का अधिकार माना जाता था। ब्राह्मण, विद्वान, सन्यासी, निराश्रित, दिव्यांग व विधवाओं से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। राजकीय आय का आधा हिस्सा सैन्य व्यवस्था पर और आधा हिस्सा निर्माण कार्यों, उत्सवों, समाज कल्याणात्मक कार्यों, मंदिरों व शिक्षा संस्थाओं पर व्यय किया जाता था। सैन्य प्रशासन राजपूत जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जाति युद्ध प्रिय थी। किसी साम्राज्य का विस्तार करना या फिर उस साम्राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, ये युद्ध पर ही निर्भर थे। युद्ध में लड़ते हुए वीरगति पाना राजपूत अपना सौभाग्य मानते थे, इसलिए उन्होंने सैन्य प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया। सेना का नेतृत्व सेनापति किया करते थे। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ व सैन्य दल के भोजन का विशेष ध्यान दिया जाता था। राजपूत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश और अंतिम न्याय स्रोत उस राज्य का राजा हुआ करता था। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को भी न्याय करने का अधिकार था। न्याय प्राचीन परंपराओं व धर्मशास्त्रों को आधार मानकर किया जाता था। आज की तरह उन दिनों भी प्रशासनिक कार्यों में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण थी। चूंकि यह नौकरशाही सीधे राजा से कम उनके सामंतों से ज़्यादा संपर्क में रहती थी, इसलिए नौकरशाही से उपजे दोष यहाँ भी देखने को मिलते थे। हालांकि राजा के प्रति ईमानदार व प्रजाहितैषी कुशल नौकरशाह उस काल में भी थे, ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। राजपूतों की सामाजिक विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, इनके समाज में भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का कार्य व विद्यावान होने के कारण सर्वपूजनीय थे। उनके बाद क्षत्रियों यानी राजपूतों का स्थान था। इन्हें भी अध्ययन का अधिकार था, किंतु अध्यापन कार्य की जगह प्रशासन का संचालन करना अथवा इसमें सहयोग करना इनका प्रमुख कर्तव्य था। राजपूतों को साहस व शौर्य का प्रतीक माना जाता था। इन दोनों वर्णों के बाद वैश्यों का स्थान था। इनका कर्तव्य था व्यापार वाणिज्य की अभिवृद्धि कर राज्य की आर्थिक व्यवस्था को समुन्नत व सुविधापूर्ण बनाना। इनके बाद शूद्रों की स्थिति थी। इनका प्रमुख कार्य कृषि व कारीगरी द्वारा समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना। इस समय शूद्रों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। इनमें स्पृश्य व अस्पृश्य दो वर्ग बन गए थे। तत्कालीन समाज तथाकथित 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य कई वर्गों में विभक्त हो गया था। कल्हड़ ने तो 64 उपजातियों की बात कही है। अलबरूनी ने भी 4 वर्णों के अतिरिक्त 12 उपजातियों की बात की है। इब्न खुर्दाब ने भी 7 जातियों का उल्लेख किया है। राजपूत काल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। योद्धा वर्ग के लिए शस्त्र विद्या ग्रहण करना अनिवार्य था। राजवंश में शस्त्र विद्या के साथ शास्त्र विद्या को भी अनिवार्य किया गया था। प्रशासनिक ज्ञान भी दिया जाता था। स्त्रियों को भी शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या सिखाया जाता था। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब स्त्रियों ने आपात स्थिति में प्रशासनिक कार्यभार भी बखूबी संभाला था। यद्यपि पाककला, शिल्पकला व संगीत में इनकी अधिक रुचि होती थी। इनके अलावा तंत्र विद्या, ज्योतिष, गणित जैसे विषयों का भी अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। विवाह एक पवित्र और आवश्यक कर्तव्य माना जाता था, जिसका प्रमुख उद्देश्य संतानोत्पत्ति हुआ करता था।
सामान्यतः अपनी ही जातियों में विवाह का प्रचलन था, किंतु अंतरजातीय विवाह भी हुआ करते थे। स्वयंवर, प्रेम व अपहरण विवाह की भी जानकारी मिलती है। अनुलोम विवाह यानी उच्च वर्ण का पुरुष व उससे निम्न वर्ण की महिला का परस्पर विवाह मान्य था, किंतु प्रतिलोम विवाह यानी निम्न वर्ण का पुरुष व उससे उच्च वर्ण की महिला का परस्पर विवाह उचित नहीं माना जाता था। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, किंतु उच्च वर्ण में बहुपत्नी प्रथा भी देखने को मिलती थी। राजपूत काल में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। राजनीतिक गतिविधियों में वे सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं और कई ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने अपनी विद्वता समाज में प्रतिष्ठित की थी। तत्कालीन अति विद्वान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली विदुषी नारी मंडन मिश्र की पत्नी की प्रसिद्धि चहुं ओर फैल गई थी। भास्कराचार्य की कन्या लीलावती का गणित ज्ञान आज भी लोगों को अचंभित कर देता है। वारंगल के काकतीय वंश की रुद्रांबा का प्रशासन अतुलनीय माना जाता था। इसी प्रकार रानी दिद्दा भी एक प्रसिद्ध और कुशल प्रशासन संचालक थी। पतिव्रता नारियों को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यद्यपि समाज के सभी वर्णों व जातियों की बात करें तो सामान्यतः स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। समाज मूलतः पुरुष प्रधान ही था। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार सीमित थे। उसे विशेष रूप से उसी धन की स्वामिनी माना जाता था जो वह विवाह के समय अपने मायके से लाती थी, जो कि स्त्री धन कहलाता था। सामान्यतः समाज पुत्रियों की जगह पुत्र प्राप्ति की कामना करता था, किंतु यह भी सत्य है कि समाज के कई विधि विधान बिना स्त्रियों के पूर्ण नहीं माने जाते थे। स्त्रियों में पूर्व काल से चली आ रही स्पृश्य अस्पृश्य की भावना राजपूत काल तक काफी बढ़ चुकी थी। हालांकि 4 वर्णों में से शूद्र वर्ण में भी कुछ ही लोग अस्पृश्य माने जाते थे। संभवतः इसके पीछे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य व उनका रहन सहन होगा, किंतु धीरे धीरे सशक्त लोगों की मदान्धता ने अस्पृश्यता के वातावरण को घोर अमानवीय बना दिया था। राजपूत काल में सामान्यतः सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक भोजन पर ही ध्यान दिया जाता था। भोजन के उपरांत पान अथवा मिष्ठान खाने का प्रचलन था। चावल, गेहूं, सब्जी, दाल, दूध, दही के साथ फलों का सेवन भी किया जाता था। कम संपन्न लोग प्रायः ज्वार बाजरा का सेवन ज्यादा करते थे। मांसाहार भी होता था। सुरापान का भी लोग शौक रखते थे। उनकी वेशभूषा में प्रमुख भूमिका धोती और साड़ी की हुआ करती थी। पुरुष धोती के साथ कुर्ता या कम चौड़ाई की चादरें ऊपर लपेटते थे। शीश पर पगड़ी धारण करने का प्रचलन था। महिलाओं की तरह पुरुष भी आभूषण धारण करने के शौकीन थे, परंतु महिलाओं के लिए आभूषण धारण करना आवश्यक माना जाता था। अंततः एक बार आपको पुनः याद दिला दूं कि अपने समय की अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर राजपूत काल अनुकरणीय है। बुराई का परित्याग करेंगे तो निसंदेह स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जैसा कि सबसे प्रमुख इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपने शोध के आधार पर लिखा है कि प्रशंसा योग्य उत्साह, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, सम्मान, आतिथ्य सत्कार और सरलता के गुण तो राजपूतों में बिना सोच विचार के स्वीकार किए जाने योग्य हैं। धन्यवाद।